हेलो दोस्तों। इ- आइए आज हम एविडेंस की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों का पार्ट 16 तक हो गया था। इस आज पार्ट 17 में हम एविडेंस के क्या पढ़ेंगे? विशेषज्ञ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विशेषज्ञ के बारे में। विशेषज्ञ। तो इसको सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट और किसके साथ पढ़ लोगे? बीएसए के साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। तो विशेषज्ञ के बारे में प्रावधान 45 से 51, 45 से 51 ये किसमें? सेक्शन 45 से 51 किसमें दिया? इंडियन एविडेंस एक्ट में। और 39 टू 45 किसमें दिया है? ये दिया है आपका बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो आप इतना पहले याद करिए कि जो 45 से वहाँ शुरू होता है, तो नए वाले में 45 पे अंत होता, 39 से टू 45। और इसमें एक चीज़ है जो 47 है, जो 47A है। देखो ये सब चीज़ें याद करो। 47A है, 47A, सॉरी 47, ये सब पहले नोट कर लो। 47A को 41 में ही समाहित कर दिया गया, यानी कि 47, रुको इसको मिटा देता हूँ। अब आ जाओ आप। जो 47 प्लस 47A में चीज़ें दी गई थी, उनको दोनों को किस में कर दिया गया है? सेक्शन 41 में समाहित कर दी गया है बीएसए के। ये चीज़ याद कर लेना। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चीज़ें थी, तो इनको एक सेक्शन में कर दिया गया है। और एक और था, एक 45 प्लस 45A, इनको किस में कर दिया गया? इनको 39 में एक सेक्शन बना दिया गया। तो 39 जो शुरुआत का सेक्शन और बीच का 47, 45A को 39 में कर दिया गया। 47 प्लस 47A को 41 में कर दिया गया। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में हो सकता है, अगर नए एक्ट को जोड़े तो ये पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम आपको लेक्चर शुरू करते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जब हम विशेषज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, तो विशेषज्ञ के बारे में पढ़ेंगे तो हमको 4 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। जैसे 45 पढ़ेंगे तो 4 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा? 45 विशेषज्ञ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 45A किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? जो एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एग्जामिनर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे 45A में। इसको EEE से याद कर सकते हो, EEE से याद कर सकते हो, ये आसानी से याद हो जाएगा। EEE का मतलब क्या हो गया? एग्जामिनर ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब 46 में क्या चीजें याद करोगे? ऐसे तथ्य के बारे में। कैसे तथ्य हैं? जो विशेषज्ञ के ज्ञान को या तो सपोर्ट करते हैं, और क्या करते हैं? या तो रेबिटेबल करते हैं, या तो उनका खंडन करते हैं। ठीक, या तो सपोर्ट करते हैं या उनका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। या तो उनका सपोर्ट करते हैं या उनका खंडन करते हैं। 51 में क्या पढ़ोगे? 51 में क्या पढ़ोगे? 51 में जो विशेषज्ञ किस आधार पे उनका ओपिनियन, ग्राउंड्स, आधार क्या है, किस आधार पे उनके क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ के साक्ष्य को ग्रहण किया जा रहा है, वो कहाँ बताया गया है? 51 में। तो अभी ये ऊपरी सतह से मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बता दी। अब आपको मैं डिटेल में शुरू करूंगा। डिटेल में देखो, एंड थर्ड पर्सन का ओपिनियन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? एक्सपर्ट भी आता है, और कौन आता है? देखो इसको वो कर देता हूँ। थर्ड पर्सन में कौन आता है? थर्ड पर्सन में जो होता है
थर्ड पर्सन में कौन आएगा? एक्सपर्ट भी आता है, एक्सपर्ट भी आता है, ऑर्डिनरी पर्सन भी आता है, ऑर्डिनरी पर्सन भी आता है, ठीक है। कौन? एक्सपर्ट भी आता है और ऑर्डिनरी पर्सन भी आता है। तो एक्सपर्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए एक्सपर्ट को कौन सा वो है, एक्सपर्ट को तो अभी हमको बता दिए। अब ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में कौन कहाँ दिया है? ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में कहाँ दिया है? 47, 48, 49 और 50। तो ये तो अब हम आपको बता दिए, क्या बोलते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 के अनुसार। अब आप आ जाओ कि इसको बीएसए में कैसे पढ़ोगे। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, 45A इसको लिख लेना, 46 अगर एग्जाम में आएगा, और 51। तो इसको किसको साथ? 39 के साथ पढ़ोगे बीएसए के, इसको भी बीएसए के 39 के साथ, इसको 40 के, इसको 55 के। तो इसमें कौन हो गया? इसमें विशेषज्ञ के बारे में, विशेषज्ञ के बारे में हो जाएगा। ये कितने इंडियन एविडेंस के एक्ट हो गया, ये भारतीय एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में हो गया। चलो अब आ जाओ फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का जब तुम पढ़ोगे 47, 47A, 48, 49 और 50, और इसमें क्या पढ़ोगे? 41 पढ़ोगे, बीएसए में 41 पढ़ोगे, 47 में 41, इसको 42 के साथ पढ़ोगे, इसको 43 के साथ, इसको 44 के साथ। ये हो जाएगा तुम्हारा अविशेषज्ञ, अविशेषज्ञ हो जाएगा, ऑर्डिनरी पर्सन अविशेषज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आप आ जाओ अपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे। क्या कहता है बेयर एक्ट, देख लिया जाए। क्या कहता है, इसको क्लियर कर दो। बेयर एक्ट कहता है कि जब न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात पर ऐसे विदेशी विधि, विज्ञान में या कला हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। तो सबसे पहले आप इसमें दो चीज पढ़ो, पूरे सेक्शन को बिल्कुल आसानी से पढ़ो। क्या कहता है, क्या कहता है कि जब न्यायालय किसके, विदेशी विधि, अंडरलाइन करते चलो, विज्ञान के विषय पे, कला के विषय पे, क्या करता है किसी बात पे, या हस्तलेख के बारे में या अंगुली चिन्ह के बारे में, के बिंदु के बारे, अनन्यता मतलब बिंदु के बारे में, पॉइंट के बारे में, उसके पॉइंट के बारे में, सॉरी, किसके, पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बारे में। फिर क्या बनाना है, राय बनाना, उसके बिंदु के बारे में राय बनाना, उसके बारे में क्या बनाना है, राय बनाना। तब उस बात पर ऐसी विधि, विदेशी विधि, विज्ञान या कला या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की बिंदु विषय मतलब उस विषय के प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत तथ्य मानी जाएगी। तो लेकिन सामान्यतः एक चीज पहले बताओ, विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, विशेषज्ञ कहलाता है। तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दे रहा हूं। एक बात आप ये समझो कि विशेषज्ञ की राय दुर्बल साक्ष्य होता है। क्या होता है, दुर्बल साक्ष्य होता है। विशेषज्ञ का राय कैसा होता है, एक दुर्बल वो होता है, कैसा होता है, दुर्बल साक्ष्य होता है। क्यों हो सकता है, विशेषज्ञ पैसे लेके काम कर दे, भाई किसी विशेषज्ञ को बुलाए तो वो पैसे लेके हो सकता है काम कर देगा, तो उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। भाई विशेषज्ञ है तो क्या उससे गलती नहीं हो सकती, हो सकती है गलती। और नंबर 2,
कार्यकुशल नहीं हो सकता, विशेषज्ञ तो है, कार्यकुशल नहीं हो सकता है, कार्यकुशल नहीं हो सकता है। और एक चीज ये जानो, इसको भी तो साक्षी के रूप में बुलाते हो, लेकिन साक्ष्य का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? साक्ष्य का क्या नियम होता है? साक्षी, ये कोटेशन है, तथ्य का साक्षी होता है। मतलब अच्छा साक्षी किसे मानते हैं? जो तथ्य का साक्षी होता, जो तथ्य के बारे में जानता हो। ये तथ्य के बारे में नहीं जानता, तथ्य के बारे में इसको विशेषज्ञता प्राप्त है, मतलब ये एक अपना अनुमान, एक अपना ज्ञान के आधार पर वो अनुमान प्रस्तुत करता है। लेकिन साक्षी कौन होता है? जो अपनी आंखों पांचों इंद्रियों द्वारा उस चीज उस घटना को देखा और इसमें क्या करता है? घटना के एक अनुमान लगाता है। जो विशेषज्ञ होता है वो घटना का अनुमान, इसी वजह से साक्षी को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती, इसी वजह से विशेषज्ञ के साक्ष्य को एक दुर्बल साक्ष्य माना जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, किन विषयों पे, एक चीज देखो, किन विषयों पर, किन विषयों पर विशेषज्ञ की राय न्यायालय ले सकता है। किन विषयों पर विशेषज्ञ की राय न्यायालय ले सकता है। यह प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि किन विषयों पर विशेषज्ञ की साथ। अब आप न्यायालय में बैठे हो, जज के रूप में बैठे हो, और आपको कोई किन विषयों पे आप विशेषज्ञ को मंगा सकते हो, विशेषज्ञ को अपने पास बुला सकते हो, तो वो आपको वो चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले किसी साइंस पे कोई क्वेश्चन हो, साइंस के बारे में, साइंस के बारे में को, इसको देखो नेक्स्ट पेज पे मैं समझा दे रहा हूं, इसको लिखो ऐसे, न्यायालय किन विषयों पर राय ले सकता है। ले सकता है। अब देखो इसमें क्या है, नंबर 1 कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है? साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, पहले जानो। फिर न्यायालय के सामने कैसा क्वेश्चन है? आर्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन है। फिर न्यायालय के सामने कैसा क्वेश्चन है? ये याद कर लो, ये पूछता है फॉरेन लॉ से संबंधित क्वेश्चन है, फॉरेन लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन न्यायालय के सामने, आर्ट से संबंधित, फॉरेन लॉ से संबंधित। फिर चौथा कैसा है, किसके संबंधित है? हैंड राइटिंग से संबंधित है, हैंड राइटिंग से संबंधित है। अब देखो पांचवा देख लिया जाए कौन सा है, इसको अदर पेन से लिख दें। पांचवा कौन सा है? फिंगरप्रिंट का है, फिंगर इंप्रेशन का है, फिंगर इंप्रेशन का है, ठीक है, फिंगर इंप्रेशन का है। और छठवां क्या है जो 45A में पढ़ते हैं, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एग्जामिनर ऑफ, इनके बारे में न्यायालय कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज के बारे में, न्यायालय को हर चीज के बारे, सामान्यतः कोई जज है तो उसको पूरे विश्व की सारी चीजें तो आती नहीं है, लेकिन अब उसको उस चीज पे फैसला देना, जैसे उसके सामने साइंस का क्वेश्चन आ गया, आर्ट का क्वेश्चन आ गया, फॉरेन लॉ का क्वेश्चन आ गया, हैंड राइटिंग का क्वेश्चन आ गया, फिंगर इंप्रेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो इन सब पे अपनी राय ले सकता है। इतनी चीजें जान जाओ, रट लो। कितनी चीजों पे? 6 चीजों पे क्वेश्चन। आप साइंस से क्वेश्चन हो, आर्ट का क्वेश्चन हो, फॉरेन लॉ का क्वेश्चन हो, हैंड राइटिंग के बारे में क्वेश्चन हो, फिंगर इंप्रेशन के बारे में क्वेश्चन, अगर उसको नहीं पता चल पा रहा है, या एग्जाम या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कोई चीजें हैं, तो उस पे राय मांग सकता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ सेक्शन पे। तो आपको आई होप 45 मैंने समझा दिया। 45 में अब कोई चीजें नहीं बची हैं। 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का क्वेश्चन है।
इस वजह से इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। देखो, जबकि न्यायालय विदेशी विधि, विज्ञान की, कला की या किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की अनन्यता, मतलब उसके बिंदु, उसके विषय के बारे में क्या कोई राय बनानी हो, मतलब उसके बारे में जानना हो, किसके बारे में, विदेशी विधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, हस्तलेख के बारे में या अंगुली चिन्ह के बारे में, न्यायालय के सामने कोई ऐसा प्रश्न आया जिसमें विदेशी विधि का प्रश्न उठ रहा हो, तो उसमें अगर उसको कोई राय बनानी हो, कोई वो करना हो, या कोई विज्ञान का प्रश्न आया है, कोई कला का, या किसी हस्तलेख को मिलाना है या अंगुली चिन्ह के बारे में, तो क्या कहता है, राय बनानी है। तो उस बात पे विदेशी विधि, विज्ञान, कला या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह से अन्यथा विषयों, जो उन विषयों के बारे में प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्ति है, विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत होगी तथा ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएंगे। तो विशेषज्ञ कौन कहलाएंगे? जो विदेशी विधि के बारे में जानते हो, कला के बारे में जानते हो, विज्ञान के बारे में जानते हो, अंगुली चिन्ह के बारे में जानते हो और हस्ताक्षर के बारे में जानते हो। तो ये सब कौन कहलाएगा? विशेषज्ञ कहलाएंगे। तो इतनी चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं और पढ़ना है, इसका इलस्ट्रेशन देख लिया जाए। इलस्ट्रेशन क्या कहता है वो समझ में आ जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या क्या का कि देखो, प्रश्न यह है कि अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी, ओफो। अब इलस्ट्रेशन, प्रश्न यह है कि क्या का की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई है? जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे का की मृत्यु हुई हो, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञ की राय सुसंगत हो सकती। न्यायालय के सामने कोई ऐसा प्रश्न आया कि उसको पता करना क्या इस विष द्वारा मृत्यु कारित हुई, तो न्यायालय तो एक्सपर्ट है नहीं, जो जज बैठा है वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो विशेषज्ञ की राय उन मामलों में ले सकता है। फिर प्रश्न यह है कि क्या आमुख कार्य करने के समय विकृत चित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय सुसंगत है कि क्या का द्वारा प्रदर्शित लक्षणों में चित्त विकृत सामान्यता दर्शित होते हैं तथा क्या ऐसी चित्त विकृतता लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या कि जो कुछ वे कर रहे हों वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल जानने में प्रायः असमर्थ बना देते हैं। तो इसके बारे में भी न्यायालय साक्ष्य ले लेगा। अब आ जाओ, प्रश्न यह है कि क्या आमुख दस्तावेज का द्वारा लिखी गई है, एक अन्य दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका का द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय सुसंगत है। क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या भिन्न व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं? तो आई होप 45 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ 45A में हम लोग चलते हैं। विज्ञान कला ये सब पढ़ लिए होंगे। अब आप आ जाओ 40 हस्तलेख अंगुली चिन्ह। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ना ये खूब पूछता है। क्या है? जब किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी मामले में मत बनाना, किसके बारे? प्रेषित सूचना। प्रेषित मतलब क्या होता है? भेजना, प्रेषित करना। सूचना कोई भेजी गई है के संबंध में किसी कंप्यूटर साधन से भरी गई सूचना है। तो सूचना कैसे भेजी गई? या तो किसी कंप्यूटर साधन से भेजी गई है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अंकीय रूप से सूचना के रूप में भरा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000 द्वारा जो 79A है, ये 79A है, इसको A कर लेना, ये मिस्टेक है बेयर एक्ट में। 79A है, संदर्भित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य होगा। तो किसकी? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक मतलब कौन? EEE, जो अभी हम बताए थे तो आप लोगों को। कौन हो गया? इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। देखो यहाँ पढ़ लेना,
इस धारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक एक विशेषज्ञ व्यक्ति माना जाएगा। तो इसमें दो चीज है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। 46 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, ये आईटी एक्ट से जोड़ा गया। ये 45A 27 अक्टूबर, इसको नोट कर लेना डेट, 27 अक्टूबर 2009 से लागू है। ठीक है, 2008 में जोड़ा गया लेकिन 2009 से, 27 अक्टूबर 2009 से, ये डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछेगा 45A में क्या दिया है, तो इसमें परीक्षक का मत, ओपिनियन, राय दिया। कौन से परीक्षक का? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का की राय दी गई है। जो एग्जामिनर है, किसका एग्जामिनर है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर है उसकी राय कौन सी? 45A में सुसंगत है। 27 अक्टूबर 2009 में जोड़ा गया, 27 अक्टूबर 2009 में। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। क्या है देखो, ये क्या है? स्टोर्ड है। क्या करता है? सूचना को क्या भरी गई, स्टोर्ड की गई है, स्टोर्ड की गई है। अरे यार, ये स्टोर्ड है, भरी गई है मतलब एक जगह रखी गई है। और क्या है? स्टोर किया गया, इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है, इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें भरी गई है। किसमें? ट्रांसमिटेड, भेजी गई है। ये इंफॉर्मेशन को भेजी गई, ट्रांसमिटेड की गई है, ट्रांसमिटेड, भेजी गई है। किसके द्वारा भेजी गई है? कंप्यूटर द्वारा भेजी गई है। और किसके द्वारा भेजी गई है? इलेक्ट्रॉनिक या और डिजिटल फॉर्म में भेजी गई है, डिजिटल फॉर्म में। तो कैसा है? ये एक स्टोर किया गया, क्या स्टोर किया गया? एक इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया, एक इंफॉर्मेशन पहले स्टोर किया गया, फिर उसे ट्रांसमिट किया गया। किसके द्वारा किया गया? कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या डिजिटल माध्यम से भेजा गया। तो उसके बारे में अगर न्यायालय को कोई राय बनानी हो तो 45A में वो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा न्यायालय ले सकता है। तो आपको 45 भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाओ 46 पे। 46 आ जाओ अब आप। 46 क्या है? विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य। 46 पढ़ो, विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई सी विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हुए यदि विशेषज्ञ की राय का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा राय, ऐसे फैक्ट हैं जो क्या करते हैं? विशेषज्ञ के राय का समर्थन करते हैं, या असंगत यानी कि खंडित करते हैं, या प्रतिकूल रहते हैं, प्रतिकूल रहते हैं, समर्थन करते हैं या प्रतिकूल रहते हैं, जबकि ऐसे राय सुसंगत है। यानी कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, मानी और कहीं सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं, मतलब और कहीं सुसंगत नहीं, सुसंगत होते हैं। क्यों सुसंगत होते हैं? क्योंकि कहीं और सुसंगत नहीं, यहां सुसंगत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो तथ्य, क्यों सुसंगत हो जाते हैं? क्योंकि वो जो विशेषज्ञ राय दिया है उसके राय का या तो समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं, या तो उसकी राय को क्या बोलते हैं? साबित कर देते हैं, बता देते हैं हाँ इसकी राय सही है, या वो तथ्य ये साबित कर देते हैं, ये बता देते हैं कि विशेषज्ञ जो राय दे रहा है वो गलत है। तो वो तथ्य भी कहां? 46 में रिलेवेंट हो जाएगा, जो विशेषज्ञ की राय को सही बताता हो या विशेषज्ञ की राय को गलत बताता हो। तो वो तथ्य कैसा तथ्य है यहां पे 46 में? कैसा तथ्य है? जो विशेषज्ञ की राय को सही बताता हो या गलत बताता हो, या गलत बताता हो,
तो ऐसे तथ्य भी सुसंगत होंगे। ये कौन बताता है? ये 46 बताता है। विशेषज्ञ की राय को या तो वो सही करते हैं, समर्थन करते हैं, या उनका खंडन करते हैं। तो ऐसे तथ्य भी सुसंगत होंगे। कहाँ? 46 में। अब आपको 46 मैंने पढ़ा है, तो मैंने बताया था कि अब इसी के साथ मैं आपको 51 पढ़ा दूंगा। 51 इसी के साथ पढ़ लो। अब 51 क्या है? हाँ देखो, अब आ जाओ 51। 51 क्या है? राय के आधार पे कब सुसंगत, राय के आधार कब सुसंगत है। अब राय के आधार का मतलब क्या हो गया? विशेषज्ञ जिन आधार पे, जिस बेस पे विशेषज्ञ की राय टिकी हुई है, वो कब सुसंगत है? देखो, जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। यानी कि सीधी सी बात इसमें जानो कि विशेषज्ञ जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, किसकी राय सुसंगत है? जीवित, अगर वो जीवित व्यक्ति होता तो उसी तरह राय देता, तब वे आधार जिन पर वह आधारित हैं सुसंगत होंगे। ये कौन बताता है? 51। इसमें ग्राउंड्स, इसमें क्या है? राय के ग्राउंड है, इतना रट लेना, इसमें ग्राउंड है। कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनात् किए गए विवरण दे सकता है। कि जैसे कोई, मान लो कोई विशेषज्ञ, हैंड राइटिंग विशेषज्ञ, तो वो अपने विवरण देता है कि सर हम इस माध्यम से इस राइटिंग को साबित किए, इस राइटिंग का पता किए, इस दस्तावेज का पता किए, ये गोली फिंगरप्रिंट, मान लो उसका फिंगरप्रिंट है गोली पे, बंदूक पे उसके निशान है, तो वो बताएगा सर मैंने यहाँ ये इस चीज़ों से टेस्ट किया। जो आधार है, जिस बेस पे उसने उसको टेस्ट किया, वो भी कहाँ सुसंगत हो? ये 51 के तहत उसके आधार भी उसके आधार भी सुसंगत हो जाएंगे। तो 51 भी हो गया आपका। अब आप आ जाओ 47 पे। 51 आपको पढ़ा दिए। अब 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पे होगा 47। हाँ, अरे सॉरी, 47 देखा जाए। 47 को कई तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, जो मैं 47 पढ़ाऊंगा तो 47 पे 2-3 चीज़ें हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ये खूब पूछता है। और क्या क्या चीज़ है देखो, इसको लिख लो। पहले मैं जो बता रहा हूँ, रुको, क्वेश्चन पूछेगा, अरे यार, किसी व्यक्ति का हस्तलेख कैसे सिद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि किसी व्यक्ति का हस्तलेख कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो नंबर 1, अब आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना पड़ेगा, लेकिन हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपके दिमाग में, जहां कुछ नहीं आएगा वहां इतना तो दिमाग में आएगा। क्या कर सकते हो? नंबर 1 क्या लिख सकते हो? एक्सपर्ट को बुला के, भाई आप जज के रूप में बैठे हो, किसी हस्तलेख के बारे में आपको नॉलेज लेना, यही देखो, यही सब जज बनने के बाद यही सब आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो कि एक्सपर्ट्स आके भाई इसकी जांच कर लो। ये कहाँ? 45 से आपको पावर मिलती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? जो परिचित हो व्यक्ति हस्तलेख से। हस्तलेख से कौन? जो परिचित हो, मतलब हस्तलेख जो पहचानता हो कि हाँ भाई ये इसी विशेषज्ञ नहीं है, वो अविशेषज्ञ की श्रेणी में आता है, लेकिन वो उसके हैंड राइटिंग से परिचित है। तो वो कहाँ दिया है? 47 में वो दिया गया है। कहाँ दिया है? 47 में दिया गया है। और क्या कर सकते हो आप? परिचित व्यक्ति को बुला सकते हो। और क्या कर सकते हो? तीसरा, अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो उसको भी बुला सकते हो कि भाई आके इसको देख लो कि इसी की हैंड राइटिंग है कि किसी दूसरे की हैंड। ये भी आपको पावर कहाँ से मिलेगी? किसी चश्मदीद गवाह को बुलाने की, जज को, ये 47 से ही मिलेगी। फिर उसके बाद अगर
जिसकी हैंड राइटिंग खुद स्वीकृति कर लेता है कि ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, क्या कर लेता है, स्वीकृति कर लेता है कि ये मेरी ही हैंड राइटिंग 67 में। तो ये कहाँ है, स्वीकृति, खुद ही वो कह देता कि हाँ ये मेरी ही हैंड राइटिंग है। तो ये कहाँ से 67 में आपको पावर मिल जाता है। फिर उसके बाद पांचवा क्या हो जाता है, तुलना कर लोगे, कंपेयर कर लो। भाई उसने पहले भी तो कुछ लिखा होगा, तो आप क्या कर लोगे, तुलना कर लोगे। पेन नहीं चल रहा है, लिख लेना। 73 में आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। तो देखो इसको रेड विथ भी कर लो, इसको जो नया वाला है BSA तो 72 के साथ इसको पढ़ोगे, और ये 67 रेड विथ किसके साथ पढ़ोगे, 65 के साथ नए वाले। ये सब BSA है, BSA ठीक, BSA के साथ पढ़ोगे। फिर उसके बाद और कौन सा है, 47 को मैंने बता ही दिया था रेड विथ, रेड विथ 41 BSA के साथ, ठीक। ये 41 और 45 को भी मैंने बता दिया आपको, पहले ऊपर ही बता दिया था, लेकिन इसको भी नोट कर लो, ऐसे बार बार लिखते चलोगे तो याद हो जाएगा आपको। 39 BSA में दिया है। ओके, इतनी चीज़ें हो गई आई हो। तो आपको अगर कोई पूछेगा, मान लो आप जज के रूप में बैठे हो और आपको कोई हस्तलेख, भाई आपको जानना है कि ये हस्तलेख किसी आदमी का है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचोगे अच्छा चलो एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। 45 में आप एक्सपर्ट को बुला लोगे, एक्सपर्ट से भी नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो उससे कोई परिचित व्यक्ति होगा, तो 47 में परिचित व्यक्ति से कह दोगे भाई इसको देख लो, या किसी ने उसे लिखते देखा हो 47 में, उसको भी आप बुला लोगे, या वो खुद ही से कर हाँ सर हम मान रहे हैं कि मेरी ये हैंड राइटिंग है, तो वो मान लोगे 67 में वो कह देता है मेरी ही हैंड राइटिंग है 67 में। या कहीं और उसने लिखा है, उन दोनों को मिला के तुलना की, दो कॉपियों को मिला के या दो दस्तावेजों को मिला के तुलना कि हाँ सर पहले इसने ये इसकी हैंड राइटिंग पहले भी ये इस तरह लिखता था, और जो आपके पास कागज है दोनों को तुलना कर लीजिए, तो न्यायालय तुलना कर सकता है। तो ये हैंड राइटिंग के बारे में 47 हो गया आपका। जितनी चीज़ें को रिलेट करनी थी मैंने सारी चीज़ें को रिलेट कर दी। आइए अब आपको देखा जाए 47, जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी हस्तलेख के बारे में उतनी चीज़ें मैंने बता दी। हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, जब न्यायालय को राय बनानी, किसको राय बनानी है, न्यायालय को। कोई दस्तावेज, किसके बारे में दस्तावेज, किसी व्यक्ति ने लिखित या न्यायालय के सामने ऐसा दस्तावेज आया जिसमें वो पता करना चाहता है कि किसने लिखा, किसने हस्ताक्षरित किया गया है, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित करी है अनुमानित की जाती है कि परिचित, इसमें किसको बुलाओगे, परिचित किसी व्यक्ति से, उसकी पहचान, उसके हस्ताक्षर या उसके लेख को किसी परिचित व्यक्ति को दिखा सकते हो, राय ले सकते हो, या उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित राय लिखी गई थी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी सुसंगत होगा, मतलब उसके द्वारा उससे पता कर सकते हो, तो वो बताएगा हाँ सर लिखी गई है या नहीं, तो उसकी भी ये राय सुसंगत होगी परिचित व्यक्ति की। अब इसका स्पष्टीकरण पढ़ लो। तो 47 में क्या है, हस्तलेख और हस्ताक्षर को किसकी राय लिया जाएगा, परिचित व्यक्ति की राय लिया जाएगा। 45 में विशेषज्ञ की राय लिया जाएगा। 47 अविशेषज्ञ, अविशेषज्ञ मतलब कोई अपरिचित व्यक्ति हो, जो उस परिचित व्यक्ति होगा जो उसके राइटिंग और हस्ताक्षर के बारे में जानता होगा, उसको बुला के क्या बोलते हैं, न्यायालय उससे पूछेगा क्या यह इसी व्यक्ति का हस्ताक्षर है, क्या यह इसी व्यक्ति का लेख है, वो पूछेगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से परिचित तब कहा जाएगा जब उसने उस व्यक्ति को क्या हुआ हो, परिचित किसे कहेंगे, लिखते देखा हो, जबकि स्वयं या अपने द्वारा अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखित हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज प्राप्त किए हैं। मतलब या तो उसने लिखा देखा हो या उस व्यक्ति ने पूर्व में उसको कोई लिखित दस्तावेज भेजा हो जिसके पास वो हो, जिसके आधार पे वो जानता हो कि ये इसी की राइटिंग है, या जबकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज उसके समक्ष बराबर रखी, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके सामने बराबर कोई लिखित लेटर भेजता है या कोई चीज़ भेजता है, तो उसको भी इसी धारा में बुलाया जा सकता है कि भाई आप देखिए कि या इसका हस्ताक्षर या इसका लेख है कि नहीं है।
तो आई होप 47 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। 47A पढ़ लो। 47A में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय। तो किसके बारे में? अभी ट्रिपल ई पढ़े थे, अब 47A में। ये सब याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉनिक क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसको याद कर लेना। ES, उसको ट्रिपल ई से याद किए, उसको ES से। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब रिलेवेंट होंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के राय के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के राय के बारे में है। तो अब ये कब होगा? इसमें क्या है? ये है सूचना प्रौद्योगिकी 2000, IT एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? IT एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया। 47 कौन सा? 47A। देखो अभी 47A बता रहा था ना, तो 2000, ये 2000 में जोड़ा गया। IT एक्ट 2000 से। और कब से लागू हुआ? 17/10/2000 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 17/10/2000 से लागू हुआ। तो ये IT। और 45A याद रख लेना, ये कंफ्यूज मत होना, ये 2008 का है। 2008 में वो हुआ, 2009 से लागू हुआ था। ये याद कर लेना। 2008 में जुड़ा है 45 से, उसमें IT एक्ट का सेक्शन 79 तो यूज किया गया, लेकिन 45 से 2008 में जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अब आप आ जाओ, 47 हो गया। 47 क्या कहता है? 47 कहता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है? जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की, जिसने वो जारी किया, उसकी राय सुसंगत होगी। तो किसकी राय सुसंगत होगी? प्रमाणकर्ता अधिकारी की। किसकी राय सुसंगत होगी? प्रमाणकर्ता अधिकारी की। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो जारी करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट जारी करता है, उसकी राय भी सुसंगत होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो कौन होगा? सर्टिफाइड अथॉरिटी जो होगा उसका। कौन होगा? सर्टिफाइड अथॉरिटी। प्रमाणकर्ता अधिकारी कौन होता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होगा, जो उसको सर्टिफिकेट इशू किया है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का सर्टिफिकेट इशू किया है, उसकी राय भी सुसंगत होगी। ये कौन बताता है? 47। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में जो प्रमाण पत्र इशू करता है, उसकी भी राय 47A में सुसंगत होगी। फिर से बता दे रहा हूं, 45A में कौन था? उसमें परीक्षक एग्जामिनर था। वो क्या देखता था 45A में? 45A में क्या देखता था एग्जामिनर? कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है कि नहीं है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखता था 45 में। और यहाँ क्या देखता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रमाण पत्र जो जारी करता, वो वहाँ क्या देखता था? इलेक्ट्रॉनिक 45A में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था, 45A में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था 45A में। और ये 2008 में, इसको ऐसे याद करो। और फिर उसके बाद 47A में क्या है? 47 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जो जिसने जारी, ये 2000 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ट्रिपल ई हो जाएगा। जो एग्जामिनर था, कौन था? जो एग्जामिनर उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच कर रहा था, जो उसकी जांच कर रहा था, वो उसकी राय सुसंगत होगी। इसमें जिसने प्रमाण पत्र जारी किया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, उसकी राय सुसंगत होगी। इसमें जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रमाण पत्र जारी किया, उसकी राय सुसंगत होगी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की 45A में जिसने जांच की, उसकी राय सुसंगत होगी। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप आ जाओ 48 में। ये सब आ विशेषज्ञ। अब 47, 48, 49, 50 ये आ विशेषज्ञ हैं। तो आ विशेषज्ञ कौन है?
सॉरी पेन नहीं चलता है, ये देख लेना। आप विशेषज्ञ कौन कौन है? 47, 48, 49 और 50, ये सब आप विशेषज्ञ। तब भी इनकी राय सुसंगत हो जाती है। क्यों हो जाती है, अब वो आप देखिएगा अभी। देखो, पढ़ो। अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में अगर कोई राय बनानी हो तो 48 क्या कहता है? अधिकार, राइट और कस्टम के बारे में। जब न्यायालय को किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसे अधिकार, ऐसी रूढ़ या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत होगा जो यदि उसका अस्तित्व होता संभवतः उसे जानते होते। या तो अब इसमें देखो, इसमें किसकी राय सुसंगत हो जाएगी? ऐसे व्यक्ति की राय सुसंगत हो जाएगी जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभवतः उसको जानते। अगर उस अधिकार या रूढ़ि उस समय प्रेजेंट टाइम में विद्यमान होती तो भाई उनको बिल्कुल नॉलेज होता ही होता कि हाँ इस रूढ़ि और इसका मतलब ये अधिकार और रूढ़ियाँ प्रचलित थी। तो सामान्य रूढ़ियाँ और अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियाँ अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफ़ी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं। ठीक है, तो इसमें केवल राइट एंड कस्टम से याद करो। और किस व्यक्ति की राय होगी? उन व्यक्तियों की राय जो उसका अस्तित्व होता तो संभवतः उसे जानते होते, तो उनकी राय सुसंगत हो जाएगी 48 में। अब आप आ जाओ 49 में। 49 क्या कहता है? प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत होगी? तो अभी तुम पढ़े अधिकार और रूढ़ियाँ, यही अधिकार और रूढ़ियाँ ये कहाँ है? अगर इनके बारे में कोई राय बनानी हो तो जो उसके अस्तित्व के बारे में जानता होता प्रेजेंट। भाई कोई अधिकार और रूढ़ियों के बारे में आप कैसे किसे बुला सकते हो? उस व्यक्ति को आप बुलाओगे जिसको आप अंदाजा लगाओगे कि अगर वो रूढ़ियाँ और अधिकार अगर वर्तमान समय में अगर प्रचलित होती तो उसके बारे में वो व्यक्ति जरूर नॉलेज रखता, जरूर ज्ञान रखता। तो उस व्यक्ति को आप न्यायालय में बुलाओगे कि सर आप बताइए कि क्या ये अधिकार और रूढ़ियाँ थीं? तो वो बताएगा कि सर थी या नहीं थी। ठीक है, तो उनकी भी राय सुसंगत हो जाएगी। अब आ जाओ प्रथाओं और सिद्धांतों, यूसेज और टीनेंट। तो राइट और कस्टम पढ़े, 48 में आरसी पढ़े, इसको ऐसे राइट एंड कस्टम। आप क्या पढ़ोगे? यूटी पढ़ोगे, यूसेज एंड टीनेंट, ऐसे याद कर लो। इसमें केवल यही पूछ सकता है यूसेज और टीनेंट कहाँ? तो 48, 49 यूसेज और टीनेंट कहाँ दिया है? 49 में। जब न्यायालय को, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जब न्यायालय को क्या, देखो आगे, अरे यार पेन ही नहीं थे, क्या होता है? इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। जब न्यायालय को मनुष्य के किसी निकाय, कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों से, तो किसके? मनुष्य के किसी किसके निकाय से, या निकाय मतलब बॉडी, मनुष्य का कोई समूह है उसके बारे में, या कुटुंब या उसके परिवार के बारे में, या प्रथाओं के बारे में, या सिद्धांतों के बारे में हो, या किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान। खैराती प्रतिष्ठान मतलब क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल संविधान और शासन के बारे में। तो यूजेस और टीनेंट के बारे में कौन कौन सी यूजेस और टीनेंट होते हैं? पहले वो देखो, निकाय मनुष्यों का समूह या उनके समूह में जो परिवार होते हैं या उनका कोई कुटुंब होता है वह, या उनके प्रथा या सिद्धांत हो जाते हैं। किसी धार्मिक या खैराती या चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या हो सकता है? संविधान और शासन। उसका संविधान क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका शासन कैसे होता है वो। फिर विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो तब उसके संबंध में ज्ञान के विशेष ध्यान रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी। तो क्या कहता है? विशिष्ट जिले के विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो तब उसके संबंध में ज्ञान विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों के बारे की राय। तो यानी कि जो कौन इसके अंतर्गत, यूसेज और टीनेंट के अंतर्गत सामान्यतः कौन व्यक्ति होगा? जो उसके बारे में ज्ञान रखता हो। बस इतना ज़्यादा नहीं पढ़े, जो उसके बारे में ज्ञान रखता हो। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ आप 50 पे। ये सब आप विशेषज्ञ हैं। तो 48 क्या हो गया तुम्हारा? अधिकार और रूढ़ियाँ हो गई।
प्रथाएं और सिद्धांत 49 हो गया। 58 क्या हो गया, 50 क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप। इसको नातेदारी को कैसे याद करोगे, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से याद कर लो। इसमें क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। रिलेशनशिप क्या है, जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति के किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तो ऐसे नातेदारी के अस्तित्व के बारे में किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान या के विशेष साधन हैं वो सुसंगत तथ्य होंगे। मतलब किसके नाते, रिलेशनशिप के बारे में कौन से व्यक्ति के राय सुसंगत होंगे, जो उन व्यक्तियों जिसके बारे में सुसंगत, उनके आचरण के बारे में जानता हो, उनके कुटुंब, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानता हो, तो उसकी राय क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। कहाँ, 50 में हो जाएगा। क्या होता होगा, धारा 50 का किसको आकर्षित करती होती हैं, जहां किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य के संबंधों के बारे में अगर न्यायालय को कोई राय बनानी हो तो क्या करेगा, ऐसे मामले में उन परिवारों के सदस्य या ज्ञान को विशेष साधन संपन्न व्यक्ति के, मतलब जो उन व्यक्तियों या उन सदस्यों के रूप में ज्ञान रखता हो या बेहतर साधन के द्वारा उनकी चीजों को पता कर सकता है, तो उसकी राय सुसंगत हो जाएगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 50 हो जाएगा आपका। अब एक आप मेरे ख्याल से थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेना, 49 वाला जरूर याद कर लेना। उसमें क्या है, उसमें 49 किस चीज़ को आकर्षित करती है, किस चीज़ को, व्यक्तियों के निकाय और परिवारों के प्रचलन के बारे में कि क्या मत था, किसी धार्मिक या पूर्व संस्थान के बारे में क्या उसका प्रशासन कैसे होता था, या किसी विशेष जनपद या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा कोई शब्द या कोई पद या कोई अर्थ यूज किया जा रहा हो उनके बारे में। उपरोक्त के संबंध में अगर इन सब के, ये जो घा है ये घा नहीं है, इसको सेकंड बना लेना, ये जो घा है वो सेकंड है, ये गलती बहुत है, इसमें देख लेना आप। ये डी जो दिया है इसको ऐसे पढ़ लो कि उपरोक्त के संबंध में राय बनाना तो उन व्यक्तियों की राय होंगी जो विशेष ज्ञान रखते हो। तो आई होप आपको 50 तक का समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोहरा लो, 50 में क्या है, रिलेशनशिप, 49 में क्या है, यूजेज और टीरेंट है, 48 में क्या हो जाएगा आपका, अधिकार और रूढ़ियां हो जाएगा, 47A में क्या हो जाएगा आपका, 47 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएगा, जिसमें जो प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा वो जारी करता, उसको बुला के राय ले लेगा। 47 में क्या हो जाएगा, 47 में हैंड राइटिंग के बारे में जो उसको जानता हो, जो जैसे किसी व्यक्ति की राइटिंग के बारे में पता करना हो तो जो उस राइटिंग को पहचानता हो न्यायालय उसको बुलाएगा। 47 ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ 46 में क्या है, राय कैसे, राय के संबंध में ऐसे तथ्य हम प्रस्तुत कर सकते हैं जो या तो उस राय का खंडन करते हो या उसका समर्थन करते, तो ऐसा राय भी हम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। 45A में क्या हो जाता है, एग्जामिनर हो जाता है। किस चीज का एग्जामिनर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिनर हो जाता है, उसकी राय सुसंगत हो जाती है। 45 में कौन हो सकता है, विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेक्शन याद हो गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ पूछता है नहीं, पूछेगा भी तो क्या पूछता है जानते हो, देखो 45 पूछ लेगा, क्या है 45 का साक्ष्य विशेषज्ञ की राय क्या है, कौन सा है, निश्चायक प्रमाण नहीं है, ये याद कर लेना। 45 जो है, देखो हम जो बता दे रहे हैं क्वेश्चन, पूछेगा कि धारा 45 विशेषज्ञ की राय क्या, निश्चायक प्रमाण है, पूछेगा निश्चायक 45 क्या है, ऐसे ऑप्शन दे देगा 4 ठो, पहले में लिख देगा निश्चायक प्रमाण है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा है। निश्चायक प्रमाण है, सुसंगत नहीं है, ऐसे दे देगा, सुसंगत नहीं है, और फिर क्या दे देगा, ग्राह्य नहीं है, फिर क्या दे देगा, निश्चायक, सॉरी ऊपर सही कर लेना, निश्चायक प्रमाण नहीं है। तो आप क्या मारोगे, निश्चायक प्रमाण नहीं है, ये ऑप्शन मार के आ जाना। देखो ये निश्चायक प्रमाण नहीं है, परंतु ये क्या करता है, न्यायालय को सही निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए सहायक मदद करता है। निश्चायक प्रमाण तो ये नहीं है, लेकिन न्यायालय को समर्थन करता है, मदद करता है कि वो
एग्जैक्ट सही जगह पहुंच सके। फिर क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, देखो ये पूछता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, मोस्ट खोजी कुत्ते द्वारा खोजा साच, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब पूछता है लोग, किस श्रेणी में आता है, ये किस श्रेणी में आएगा, ये वैज्ञानिक श्रेणी में आएगा, 45 में ही हो जाएगा। वैज्ञानिक श्रेणी का ये साक्ष्य है। ये किस केस में कहा गया था, केस याद कर लेना, अब्दुल रज्जाक वर्सेज राज्य, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खोजी कुत्ते का साक्ष्य कैसा है, खोजी कुत्ते का साक्ष्य जो होता है वो वैज्ञानिक साक्ष्य होता है। ये खूब पूछा है, क्या पूछता है कि साक्ष्य डॉग स्क्वाड द्वारा दिया गया साक्ष्य क्या है, ग्राह्य है कि नहीं है, तो तुम मार देना ग्राह्य है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप में वो ग्राह्य होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे पूछा था, जो डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ जो होता है, DOB जो होता है, वो क्या होता है, कौन उसका परफेक्ट साक्ष्य कौन होता है, पूछ लेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले चिकित्सीय साक्ष्य मतलब डॉक्टर वक्टर से साबित कराएगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे तुम साबित कर सकते हो। या स्कूल प्रमाण पत्र पूछता, स्कूल प्रमाण पत्र दे देगा, या हेडमास्टर का साक्ष्य दे देगा, हेडमास्टर का साक्ष्य दे देगा, या पिता का मौखिक साक्ष्य दे देगा। तो हमेशा जानो DOB के बारे में स्कूल प्रमाण पत्र प्रमुख साक्ष्य है। ये किस केस में कहा गया है, शाह नवाज वर्सेज स्टेट के केस में कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो जाएंगी। अब देखो, साक्ष्य में श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद कौन नहीं है, पूछेगा कौन सा, श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद। अपवाद नहीं है तो क्या क्या दे देगा, नंबर 1 में ऐसे दे देगा, नंबर 1 में DD दे देगा, नंबर 2 में दे देगा तुम्हारा रेस जेस्टे दे देगा, नंबर 3 में तुम्हारा दे देगा कन्फेशन दे देगा, नंबर 4 में दे देगा एक्सपर्ट की राय, एक्सपर्ट अरे चल नहीं रहा, ओपिनियन, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन। तो तुम क्या मार दोगे, एक्सपर्ट ओपिनियन अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद नहीं है। तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और जो क्वेश्चन होंगे वो आप घटना चक्र से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र से इससे क्वेश्चन खूब पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि 45 में निम्न विशेषज्ञों की राय सुसंगत विदेशी विधि दे देगा। ये सब तो आप लोग जानते ही हो, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर, अब आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे के लेक्चर में आपका सील का साक्ष्य पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।